शादी की पहली रात लाइट चली गई। मेरा शोहर सारी रात सहरज़दा बातें करता रहा, मोहब्बत जतलाता रहा। सुबह हुई तो मुझ पर ऐसी क़यामत गुजर गई जब मेरी सास ने कहा कि माफ़ करना बेटी, तुम्हारा शोहर मेरी साथ सारी रात अस्पताल में रहा। अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए कोई मेरे साथ ये भयानक खेल खेल गया। आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस दिलचस्प कहानी को मुकम्मल सुनने के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। 2 महीने बाद मेरी शादी की तारीख रख दी गई थी। वहाँ तो सब कुछ मजहबी किस्म के थे, इसलिए किसी ने ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि मुझे लड़की की तस्वीर दिखा देते। लेकिन बहरहाल अपनी भाभीयों के मुंह से मैंने लड़की की बड़ी तारीफ़ सुनी थी कि दिखने में बड़ा ही स्मार्ट और ख़ूबसूरत है। असल में तो मैं भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए भाभीयों की बातों में से कुछ मुतमिन हो चुकी थी। और फिर शादी में वक्त भी बहुत कम था। ये 2 महीने तो बस तेज़ी से गुजर गए थे। शादी का दिन आया तो निकाह के बाद मेरे ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी गई। उजला अरूसी में ही मेरे ऊपर से उतारी गई। मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया, लेकिन मेरी सास के चेहरे पर अजीब सी बदहवासी छाई हुई थी। इस सर्द मौसम में भी इनकी पेशानी अर्कालूद थी। खैर, शायद वो शादी के हंगामों से थक चुकी थी। जैसे ही वो मेरे कमरे से बाहर गई तो मैंने अपने कमरे का जायज़ा लिया। मेरा कमरा काफ़ी कुशादा और बड़ा सा था और मेरे लाए हुए जहेज़ से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। इस पर फूलों की सजावट को मेरे कमरे को मज़ीद खूबसूरत बना लिया था। मेरे दिल में भी हंसी ख्याल आ रहे थे। कमरे का माहौल भी बड़ा खूबसूरत है। यकीनन ये कमरे की सजावट मेरे शोहर ने की होगी, जो इसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थी कि इसे अपनी रात को मेरे लिए कैसे यादगार बना दिया। ये सोचकर ही शर्म से सुर्ख हो गई। ओसामा के बारे में मैं सोचकर ही मेरा दिल आज ज़ोरों से धड़क रहा था। मगर अचानक ही कमरे की लाइट बंद हो गई। एकदम से कमरा अंधेरे में टूट चुका था। दिसंबर का महीना था, इसलिए गर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्दी अपने अरूज पर थी, लेकिन इस अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ये सोच रही थी कि एकदम से लाइट क्यों चली गई, लेकिन इसी वक्त मुझे कमरे के खुलने की आवाज़ आई। कमरा खुलकर बंद हुआ। मुझे बस एक काला साया ही नज़र आया। मैंने कहा, कौन? तो आवाज़ आई, मैं ओसामा, आपका शोर। ये सुनकर तो मैं शर्म के मारे आगे कुछ बोल ही ना पाई। ओसामा मेरे पास आकर कहने लगे कि मोहल्ले की बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया है, इसलिए रात भर लाइट नहीं आएगी। ये सुनकर तो मैं खुद ही परेशान हो गई, क्योंकि मुझे ओसामा का चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरा मोबाइल मेरे पास में था और अंधेरे में न जाने कहाँ था, वरना मैं अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ही चला लेती। ओसामा मेरे पास बैठ गया। मुझे लगा शायद वो अपने मोबाइल की टॉर्च खोलेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं। कहने लगा, लारेब, हमें ये रात अंधेरे में ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि लाइट ठीक करने तो सुबह ही कोई आएगा। मैं भला क्या जवाब दे सकती थी। मौसम सरमा था, एसी से काफ़ी कमरा ठंडा था। उसामा ने मेरा हाथ पकड़ा, जो काफ़ी सर्द था। 2 कड़े मेरे हाथों में पहनाए, आपके रहनुमाई का तोहफा है। इसके बाद वो मेरी तारीफ़ करने लगे। इसकी बातों में तो शायद कोई जादू था। मैं खोने लगी। इनसे मोहब्बत का इजहार करना और मेरे ज़ेवरात भी इसने अपने अपने हाथों से उतारे। मैं ठीक से इसका चेहरा नहीं देख पाई थी, लेकिन इसकी आवाज़ और मोहब्बत भरी बातों तो शायद मैंने ज़िंदगी भर न पाई हों। सामा की संगत में गुजरे लम्हात मेरे लिए बहुत कीमती बन गए थे, या यूँ कहें कि इसने इन लम्हात को मेरे लिए बहुत कीमती बना दिया था। इसकी संगत को पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरी आंखें चिड़ियों की चरचराहट से खुली थी। कमरे में रोशनी 400 फैली हुई थी और कमरे में आने वाले गुलाब के फूलों की खुशबू अब तक मुझे मसरूर किए हुए थी। रात को ओसामा की संगत का ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने करवट बदली, बराबर की जगह बिल्कुल खाली थी। मैं यकदम से उठ बैठी। क्या मैं काफ़ी देर से सो रही थी? कितनी बुरी बात है। ससुराल में पहला दिन है और मैं अब तक सोई पड़ी हूँ, जहाँ तक कि ओसामा भी उठकर जा चुके हैं। मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा। ओसामा को चाहिए था कि वो मुझे जगा दे दे। मैंने ये सोचते हुए जब सामने घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। मुझे कुछ तशवीश सी होने लगी। ये ऐसा वक्त ना था कि ओसामा मेरे पास से उठकर चले जाते। बहरहाल मैंने अपने बालों को समेटा और जूड़े में मुकीद किया। धीरे धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला तो पूरे लॉन्च में सन्नाटा था। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरी आंखों से तो नींद जैसे गायब हो चुकी थी। ओसामा इतनी सुबह कहाँ चले गए थे? बहरहाल ससुराल में मेरी पहली सुबह थी। मैं जो मुंह उठाए बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए कमरे में बैठे ओसामा का ही इंतज़ार करती रही। 8 बजे के करीब मुझे सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास सामने बैठी हाँफ रही थी। सर पर चादर ओढ़ी थी, जैसे अभी कहीं से आई हो। मुझे देखकर बस हल्का सा मुस्कुराए, कहने लगे, ओ बेटा, आप मेरे पास बैठो। मैं धीरे से चलती हुई इसके पास जाकर बैठ गई। कहने लगी, मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसलिए ओसामा मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। ये सुनकर मैं समझ गई कि ओसामा मेरे कमरे में क्यों नहीं आए थे,
لیکن اپنی سانس کی اگلی بات نے تو میری ہوشی اڑا کر رکھ دی۔ کہنے لگے رابیل بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ اصل میں جب رات کو تمہارے کمرے میں بیٹھا کر تمہیں باہر نکلی تو میری طبیعت کافی بگڑ گئی تھی، اس لیے اسامہ مجھے فوراً ہسپتال لے گیا تھا۔ میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا، پوری رات کو ہسپتال میں ہی گزری تھی۔ ابھی ہی واپس لوٹے ہیں کہ مجھے گھر چھوڑ کر وہ میری میڈیسن لینے گیا ہے۔ تم بھی کیا سوچ رہی ہوگی کہ شادی کی رات بھی شوہر کمرے میں نہیں آیا؟ اپنی ساس کی بات سن کر میرے دماغ میں تو دھماکے ہونے لگے۔ اگر اسامہ اسپتال میں تھا تو پھر رات کو میرے ساتھ کون تھا کمرے میں؟ میرا دل یوں ہی تھا کہ دھڑکنا بول گیا ہو۔ مجھے بڑی زور سے چکر آ گئے۔ مجھے لگا مارے پریشانی کہ میرا دم کٹ جائے گا۔ میں نے کس کے ساتھ رات بتائی تھی؟ کون تھا وہ شخص جو اسامہ کا نام لے کر میرے ساتھ اتنا بڑا اور گھناؤنا کھیل کھیل چکا تھا؟ مجھے لگا میں چکرا کے گر جاؤں گی۔ اسی وقت ایک خوش شکل نوجوان لانچ میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ میری ساس نے کہا لو آ گیا اسامہ۔ اسامہ نے مجھے سلام کیا۔ میرے دماغ میں تو گھنٹیاں بجنے لگی۔ یہ آواز تو نہ تھی جس نے رات بھر میرے کانوں میں محبت بھری باتوں کا رس گھولا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بول گیا۔ مجھے اپنے وجود سے بھی گھن آنے لگی۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اسامہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور بڑی بے تکلفی سے کہنے لگا مجھے معاف کر دینا یار، بہت کچھ سوچا تھا شادی کی رات کے حوالے سے، لیکن امی کی اچانک سے طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، مجھے اچانک سے جانا پڑ گیا۔ لیکن میں اپنی بہن سے کہہ کر گیا تھا کہ تمہیں بتا دے کہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ رمشا نے تمہیں بتایا تھا؟ اسامہ مجھ سے بات کر رہے تھے اور میں خالی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں واقعی بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس وقت شاید میرے بس کی بات نہیں رہی تھی، میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے کمرے میں میری نند آئی ہی نہیں اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ بتایا تھا۔ کہنے لگا او شٹ، یہ لڑکی بنا بڑی بھلکڑ ہے، بھول گئی ہوگی۔ اچھا پلیز رو مت، مجھے اندازہ ہے رات بھر تم پریشان رہی ہوگی اور ایک لڑکی کے لیے ایسے لمحات بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اس کے شوہر پوری رات کمرے میں نہ آئے اور وجہ بھی اسے معلوم نہ ہو۔ اسامہ بہت شرمندگی سے مجھ سے معذرت خواہ انداز میں کہہ رہے تھے، لیکن میں کیا بتاتی، جو اذیت اور تکلیف مجھ پہ گزری ہے میں نے تو اسے لفظ بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اسامہ پریشان ہو گئے، کہنے لگی سوری رابیل، یار مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رمشا یہ سب کرے گی۔ انہوں نے مجھے منانے کی کوشش کرتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے، لیکن مجھے تو گویا کرنٹ سا لگ گیا تھا۔ میں نے فوراً ان سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ مجھے ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اسامہ سے بھی۔ میری کیفیت بہت عجیب و غریب سی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے دور رہیں۔ وہ میری اس بات کو میری ناراضگی سمجھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسامہ رات کو میرے پاس نہیں تھا تو کون آیا تھا؟ اسامہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، آرام کرو، میری ہی غلطی ہے، مجھے خود تمہیں بتا کر جانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری حالت غیر ہونے لگی۔ میری کانوں میں رات کی سرگوشیاں سنائی دینے لگی، وہیں پیار بھری باتیں، وہیں لہجہ، میرا پورا وجود کانپ کے رہ گیا۔ اذیت تو شاید چھوٹا لفظ ہے جو میں سہ رہی تھی، وہ تو موت کے مترادف تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے تاکہ وہ سرگوشیاں بند ہو سکیں جو کسی نامحرم کی تھی۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کوئی کیسے میرے کمرے میں داخل ہوا تھا؟ کیسے اس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھایا تھا؟ میں کیا کہوں گی اسامہ سے؟ میری بات پر کون یقین کرے گا؟ میری کون سنے گا؟ میرے ذہن میں چلنے والے سوالات نے تو میری جان ہی نکالی تھی۔ اگر میں چپ رہتی تو ایک گناہ کی تلوار میرے سر پر سوار رہتی جو مجھے پل پر مار رہی تھی، اور اگر میں سب کچھ اسامہ کو بتا دیتی تو پھر کبھی بھی میری بات پر بھروسہ نہیں کرتے، یہی سمجھتے کہ میں میکے سے ہی بدکاری کا بدنما داغ لے کر سسرال آئی ہوں۔ میں کسی برے عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی اور اس بات کا بھی میرے سر پر خوف طاری تھا۔ اسامہ جب بھی میرے پاس آتے اس بات کو بھی جان جاتے کہ میں ایک کنواری نہیں ہوں۔ میرا کردار مشکوک ہو کے رہ گیا تھا۔ آخر وہ کون تھا جس نے ایک ہی رات میں مجھ سے میرے جینے کا حق چھین لیا تھا؟ میں نے اپنے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، میں روئی جا رہی تھی۔ صبح 10 بج چکے تھے جب میرے کمرے پر دستک ہوئی۔ میری آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری نند تھی، کہنے لگی رابیل آؤ، آ کر ناشتہ کر لو۔ رمشا اسامہ کی جڑواں بہن تھی، یہ دو ہی بہن بھائی تھے اور گھر میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو میرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلتا۔ آخر یہ کس نے کیا؟ یہی ایک سوال میری جان لے رہا تھا۔ میں اٹھ کے واش روم میں چلی گئی، اپنا منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ لانچ میں ناشتے پر اسامہ اور رمشا ہی تھے، میری ساس نہیں تھی، شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ سو رہی تھی۔ میں اسامہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ رہا تھا، اس نے اسامہ کا پیغام مجھ تک کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ کہنے لگی کہ وہ تھکی ہوئی تھی اس لیے جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہیں مجھ پر ایک اور بات کا انکشاف ہوا۔ رمشا کہنے لگی رات کو ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو گئی تھی، حالانکہ سارے محلے میں لائٹ تھی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ میں ایک
पकड़न वाला वही थम गया। कहने लगी, भाई मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हमारे घर की लाइट कैसे बंद हो गई। पूरी रात लाइट बंद रही और जब फजर के बाद मैंने देखा तो किसी ने हमारे घर का मेन स्विच ऑफ किया हुआ था। पता नहीं किसने ये सब किया। इसी अंधेरे में मेरा सब कुछ लूट चुका था। उसामा रिमशा की बात सुनकर पहले तो सोचने लगा, फिर कंधा उठाकर बोला, हो सकता है मेरे दोस्तों में से किसी की शरारत हो, अपने घर को जाते हुए मेन स्विच ऑफ कर गए होंगे। ये कहकर तो उसामा ने बात ही ख़त्म कर दी थी। मैं नाश्ता करके अपने कमरे में आ गई। मैं इसी सोच में गुमसुम थी कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला आखिर था कौन। जब मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी, मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया तो कोई अननोन नंबर था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया मेरे होश उड़ गए। वो वही शख्स था। कहने लगा, कैसी हो रबेल। इसकी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। इसके पास मेरा नंबर भी था। कौन था वो? मैंने जान छुड़ाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरी बात सुनकर वो फलक शफाफ कहका गूंजा था। कहने लगा, आप भी ये पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ? सचता रात भूल गई हो? हाय, मुझे तो वो लम्हात अभी कोई हसीन ख्वाब लग रहे हैं। कहो तो कल की मुलाकात आज फिर से दोहराऊं? ये बात सुनकर मेरे कानों में सीढ़ियों से बजने लगी। मैंने कहा, तुम हो कौन? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया है? मेरी बात पर वो फिर हंसने लगा। कहने लगा, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा तो मैं पागल ही हो गया था, इसलिए मुझसे तो रहा नहीं गया। इस किस्म की बातें मैं मज़ीद सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से पहले फ़ोन बंद कर दिया। कौन हो सकता है ये शख्स जिसने मेरा नंबर भी मालूम था? कितनी बेहूदगी से वो अपने गुनाह का इतराफ़ भी कर रहा था। इस कदर बेचैन था कि शायद मैं अपनी तकलीफ़ और अज़ियत को लफ्ज़ भी बयान नहीं कर सकती थी। पूरा दिन मेरा परेशानी में गुजरा, लेकिन रात को फिर मुझे इसी नंबर से एक मैसेज आया कि अगर मैंने उसामा को अपने करीब आने दिया तो वो मेरा राज फाश कर देगा और उसामा से कह देगा कि ये मेरा इससे शादी से पहले का चक्कर है। वो मेरे साथ हर किस्म के तल्कात भी कायम कर चुका है। इस बात को मैंने उसामा से छुपाया, वो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर गया था। तलाक करवाएगा, मैं परेशान होकर रह गई। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये शख्स कौन है। मैंने अपने माजी को अपने जहन से निकाल के रख दिया। मुझे ऐसा कोई भी याद नहीं था, पर यूँ ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था। इसके बाद में इस शख्स ने मुझे कुछ नाज़ेबा सी तस्वीर दिखाई जो शायद इसने शादी की पहली रात मेरी ली थी, जब मैं गहरी नींद में सो रही थी। इसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कई बार इससे सवाल दोहराया और पूछ चुकी थी कि वो कौन है और क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन जवाब में वो बस हंसने लगता था। लेकिन ये राज बहुत देर तक राज नहीं रहा। उसामा जब भी रात को मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैं किसी न किसी बहाने से इसे अपने से दूर कर देती। लेकिन जाहिर है वो मेरा शोर था, कब तक मुझसे दूर रह सकता था। मेरा दिल तो हर वक्त ये खौफ रहता कि अगर उसामा मेरे करीब आया तो इससे मेरी पहली रात का सच मालूम हो जाएगा और वो मुझे तलाक दे देगा। और दूसरा खौफ ये था कि कहीं इस शख्स को ये इल्म हो गया, कहीं वो उसामा को मेरे बारे में झूठी खबर दिखाकर मेरा घर बर्बाद कर देगा। एक औरत के लिए इसका घर बड़ा मायने रखता है। कोई भी औरत शादी के बाद तलाक नहीं चाहती। मैं बेहद परेशान थी। मैं सोच रही थी कि क्या करूं। मेरे दिल में हर वक्त खौफ रहने लगा था। एक बार ये हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मेरी नंद रिमशा की मंगनी अपनी किसी कज़न से हो चुकी थी। एक बार वो हमारे घर आया, मेरे साथ ही सुबह ही मुझे कह दिया कि रात का खाना जवाद हमारे साथ खाएगा। मैंने खाने का एहतमाम भी किया। रात को जब जवाद आया मैं किचन में मसरूफ़ थी। रिमशा भी मेरे साथ खाने में मेरी मदद करा रही थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो कहने लगी, प्लीज़ भाभी, जवाद के सामने ये मत कहना कि खाना आपने बनाया है, बस यही बताइएगा कि मैंने बनाया है। मेरी ज़रा वैल्यू बढ़ जाएगी। हर बार मेरे खानों में नुक्स निकालता है। रिमशा की कैफियत में जान सकती थी। हर लड़की की बस यही ख्वाहिश होती है कि इसकी बनाई हुई चीज़ की ये तारीफ़ इसका होने वाला शोर तारीफ़ करे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं कह दूँगी। वो खुश हो गई। जैसे ही मैंने खाना मेज़ पर लगाया, जवाद सामने ही बैठा था। मैंने इसे सलाम किया। उसने जवाब में सर हिलाया। अच्छा खुश शक्ल नौजवान था, लेकिन इसके बाद जो हुआ मेरा दिल ही धड़कना बोल गया। खाने की मेज़ पर सब बैठ चुके थे। न जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था जैसे जवाद मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा है। मुझे इसकी नज़रों से उलझन हुई थी। मैं उसामा के साथ टेबल पर बैठ गई। खाने का पहला नवाला लेते ही इसने कहा, खाना बहुत मज़े का है। यकीनन रिमशा ने नहीं बनाया होगा। लेकिन रिमशा ने कहा कि मैंने बनाया। बेशक भाभी से पूछ लो। मैं खाना खा रही थी, लेकिन जवाद की आवाज़ सुनकर मेरा नवाला मेरे हाथ में ही रह गया था। मैंने बरजस्सा इसकी तरफ देखा और इसकी आंखों में जो कुछ मैंने देखा मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। वो बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझे देख रहा था। मुझे लगा मैं सांस लेना ही भूल जाऊंगी। ये आवाज़ मैं कैसे भूल सकती थी। इसकी सरगोशी ने तो मेरी नींद उड़ा के रख दी थी। मेरी नींद, चैन, सुख सब बर्बाद कर दिया था। कहने लगा, खाना इतने मज़े का है कि दिल चाहता है बनाने वाले के हाथ चूम लो। मसलसल मेरी तरफ देखकर बोल रहा था और इसी लहजे में जो लहजा इसने पहली रात अपनाया था। तो मेरी सास इसके बराबर में बैठी हुई थी। वो मेरी सास का भांजा था।
और इसकी कमर पर थपकी लगाकर कहने लगी, शर्म करो। वो हंसने लगा। इसकी हंसी, इसका कहका लगाने का अंदाज मुझे वहीं बिल्कुल लगा था। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। ये वही शख्स था जिसने मुझे बर्बाद किया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहीं मन ज़मीन के अंदर दफन हो जाऊँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे नंद का होने वाला शोर मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है। मैंने तो आज तक इसे पहले कभी देखा भी नहीं था, जानती भी नहीं थी। फिर क्यों इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। खाना बीच में छोड़कर मैं वहाँ से वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, मैं कल दोपहर को एक होटल के कमरे में पहुँचूँ, वरना वो मेरा राज फाश कर देगा। मैंने मोबाइल बंद कर दिया, अपना सर अपने हाथों की मट्टी में जकड़ लिया। मैं ये गुनाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर सच बोल देती तो मेरी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। मैं इस शशोपंज में मुब्तला थी कि मैं होटल के कमरे में जाऊं या ना जाऊं। रात को जब वो सामा मेरे कमरे में आए तो कहने लगे, तुम्हारे साथ क्या मसला है, क्यों मुझसे दूर भागती हो। ठीक है, शादी की रात में अपनी वालदा की वजह से अस्पताल चला गया था, तुम्हें इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन इस बात की सज़ा तुम मुझे कब तक दोगी। मैं चुप थी, खामोश थी। क्या जवाब देती कि मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूँ। पता नहीं वो मेरी बात का एतबार करते भी या न करते। मैंने कहा, उसामा मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। मेरे सवाल पर वो मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगे, क्या मतलब, अभी मैंने तुमसे मोहब्बत की ही कब है, तुमने ऐसा मौका ही नहीं दिया। वो शायद शरारत के मूड में थे, लेकिन मैं संजीदा थी। मैंने कहा, आपको जवाब कैसा लगता है। मेरे सवाल कहने पर हम दोनों के दरमियान में ये जवाब कहाँ से आ टपका। मैंने कहा, मुझे बताया कि लड़का कैसा है। कहने लगा, अच्छा है, मेरी खाला का बेटा है, वो भी इकलौता। हाँ, कुछ हजाश मिजाज का है, देखें। जाहिर है लड़के ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद खुद ही सुधर जाएगा। मैंने कहा कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी बात सुनकर उसामा ने माथे पर एक चौड़ी सी चढ़ा ली थी। कहने लगा, आज तो ये कह दिया, अंता मत कहना। अम्मी और रिमशा के सामने तो बिल्कुल नहीं। अम्मी को अपने भांजे से बड़ी मोहब्बत है। ये हिम्मत जमा कर रही थी कि उसामा से बात करूंगी, खामोश हो गई। अगले रोज़ मैं होटल गई तो जवाद मुझसे पहले ही कमरे में मौजूद था। मुझे देख के कहने लगा, देख लो, आखिर आ गई हो। मैं जानता था तुमने आना ही था। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। कहने लगा, मैंने जब पहली बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखा तो मैं देखता ही रह गया। बस मेरा दिल तुम पे आ गया, इसलिए अपनी खाला को मैंने खाने में ऐसी चीज़ डाल के दी कि जिससे इसका बीपी शूट कर गया। मजबूरी में उसामा को इनके साथ अस्पताल जाना पड़ा और फिर मैंने मेन स्विच बंद किया और तुम्हारे घर में आ गया। रिमशा की नज़र में मैं घर जा चुका था। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी जाए ना राबेल, तो मुमकिन ही नहीं कि वो जवाद इसे छोड़ दे। वो हर बात का एतराफ़ कर चुका था। मैंने मुस्कुराकर इसको देखा और होटल के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर उसामा खड़ा था। उसामा को अपने साथ लाई ताकि वो हकीकत जान ले। इस वक्त उसामा की आंखें गुस्से से सुर्ख थी। जवाद की तो रंगत ही उड़ गई। उसामा ने जवाद को बहुत मारा और रिमशा का रिश्ता भी इससे तोड़ दिया। उसामा मेरे सामने शर्मिंदा था और मैं बेतहाशा रो रही थी। कहने लगा, तुम परेशान ना हो, तुम्हारी बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ और मैं तुम्हें यारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। उसामा ने मुझे अपना लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।